नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। लगभग 19 बरस लगे हैं भारत को एक काम करने में, और भारत को क्या, भारत सरकार को 19 बरस एक बहुत लंबी उम्र होती है। बच्चे से आदमी जवान हो जाता है, और निर्णय लेने में जब जिस देश को 19 साल लगे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारी सरकार पे हरा कागज चलता है और उस पर लाल पेन से लिखते लिखते आदमी थक जाता है, बूढ़ा हो जाता है। जिन लोगों ने उस फाइल को चलाया होगा, जिस फाइल की मुराद मैं यहाँ जिक्र करने जा रहा हूँ, वो फाइल है एजेटी की, एयरजेट ट्रेनर की। 19 बरस पहले ये फाइल चली होगी और कल उस पर हस्ताक्षर हुए हैं, और अभी भी अंतिम रूप से हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। जिन लोगों को ये एयरजेट ट्रेनर सप्लाई करना है और भारत सरकार के बीच में वो समझौता होना अभी बाकी है। भारत सरकार की मंत्रिमंडल समिति ने उसको पास कर दिया है। 8,000 करोड़ रुपए का के जहाज हम खरीदेंगे। लगभग 1 साल से हम लोग लगातार, और घटना चक्र में हमने जिक्र भी किया है, उसका विवेचना भी की है कि मिग जिस तरह से उड़ता हुआ ताबूत बना, उसको लेकर के पूरे देश में चिंता थी, हल्ला था। एयरजेट ट्रेनर आ गए हैं, अब उन पर सवालिया निशान है। 5 साल बाद मिलेंगे, 36 महीने, यानी कि 35 महीने बाद उनकी पहली डिलीवरी होगी। कैसे जहाज होंगे, कौन उनको उड़ाएगा, और क्या वास्तव में 8,000 करोड़ रुपए मात्र खर्च करने से हमारी जो सुरक्षा की समस्या है वो हल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। पूरी दुनिया में भारत की जो सेना है वो चौथी वायुसेना है, ताकतवर वायुसेना। क्या सिर्फ इस एयरजेट खरीदने से जो वायुसेना में संकट है, तमाम चीज़ों का संकट, वो दूर हो जाएगा? तमाम तरह के सवाल हैं एयरजेट ट्रेनर के खरीदने के बाद से। और दूसरे सवाल भी हैं, खासतौर से कूटनीतिक सवाल हैं, राजनीतिक सवाल हैं, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री शरोन साहब यहाँ आ रहे हैं, अमेरिका ऑलरेडी पाइपलाइन में है। तो पूरी दुनिया जो है लगी हुई है कि 65,000 करोड़ का जो खजाना हमारे पास है उसको कैसे, मैं लूटना तो नहीं कहूँगा, कैसे अपनी ओर खींचा जाए। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं प्रशांत दीक्षित हैं, जो इस विषय के जानकार हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में भरत वर्मा हैं, संपादक हैं इंडियन डिफेंस रिव्यू के। भरत जी, आपका भी स्वागत है। बातचीत की इब्तिदा हम जो है प्रशांत जी आपसे करेंगे। एक बात बताइए, हम लोग एयरजेट ट्रेनर की बात बाद में करते हैं। हम क्योंकि आम आदमी हमारा तकनीकी रूप से इतना जानकार नहीं है कि सेना की क्या पेचीदगियां होती हैं, लेकिन जब इस तरह के निर्णय लेते हैं कि 66 हमको लड़ाकू ट्रेनिंग के जहाज खरीदने हैं, वायुयान खरीदने हैं, तो सेना के जो लोग हैं साउथ ब्लॉक में जो बैठे हैं, उनके मन में क्या चीज़ें आती हैं जब आप ड्राइंग बोर्ड पे नक्शा तैयार करते हैं कि 66 खरीदने हैं, इससे खरीदेंगे, तो क्या क्या चीज़ें दिमाग में रहती हैं? जहाँ तक सेना का की भूमिका है, सेना एक आधार बनाती है, एक प्लेटफॉर्म, वेपन सिस्टम, हवाई जहाज को खरीदने का। जी। सेना की भाषा में उसको क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट कहा जाता है। और उस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट में सेना सबसे पहले प्रमुख ये कहती है कि एक ऐसे अस्त्र, प्लेटफॉर्म या एक व्यवस्था की आवश्यकता है, और इस व्यवस्था की अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को क्वालिफाई करती है। और उस क्वालिफाई करने के बाद सेना के जो अधिकारी हैं या जो मुख्यालय के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो उस आधारशिला पे कुछ 4 या 5 वेपन सिस्टम्स का रिकमेंडेशन करते हैं। उस रिकमेंडेशन को फिर भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंसिडर करती है। लेकिन ये सब एक तरीका है। जो मुख्य चीज समझने की, जो हम सबको समझनी चाहिए भारतवर्ष में, वो ये है कि जैसा कि आपने खुद ही उस बात पर जोर डाला कि पेचीदगी, ये पेचीदगी नहीं है। आजकल जो आर्म फोर्सेस हैं वो एडवांस हाई टेक्नोलॉजी फोर्सेस हैं। किसी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, किसी को भी देख लीजिए, तो उन पेचीदगियों को समझने के लिए एक साइंटिफिक टेम्पर या साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। मुझको ऐसा लगता है कि ये चीजें
हमारे सिस्टम में कम से कम दिखाई देने लगी हैं। या तो एक हिचक है इन चीज़ों पे देखने के लिए, शायद वो बोफोर्स गन की जो कंट्रोवर्सी से बात निकल के आई है। लेकिन ये जो 20 साल का जो पूरा हिस्सा बीत गया, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ मुझको नज़र आती है कि भारतवर्ष में अभी तक इन चीज़ों को समझने की शायद कुछ कमी हो। नहीं, इसके फायदे भी हैं, देरी के फायदे भी एनालाइज करेंगे और देरी के नुकसान भी एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उस सवाल पे आने से पहले हम बाकी चीज़ें तय करते हैं। लेकिन भरत, मुझे एक बात बताएं, जब हम लोग कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, फौज खास तौर से, तो फौज खरीदती है कोई भी चीज़ रक्षा के लिए कि भाई अपने मुल्क की, किसी भी मुल्क की मतलब सेना जो है वो हिफाजत करे अपनी। तो हिफाजत में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? थ्रेट परसेप्शन। तो थ्रेट परसेप्शन कितना अमाउंट 19 साल पहले जो था, मेरा बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, 19 साल पहले जो थ्रेट परसेप्शन था इस एजेटी को खरीदने के लिए, तो आप 19 साल पहले जो ड्राइंग बोर्ड पे आपने प्लान किया, तो थ्रेट परसेप्शन को रख के किया, क्वालिटी को रख के किया, आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को रख के किया, व्हाट वाज द एम? नहीं, यहाँ मिलिट्री का सवाल है। मिलिट्री हरदम मैं इस डिफरेंस को, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डिसीशंस में जो डिफरेंस है परसेप्शन का, इसको एक बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आपके दर्शकों को, कि जो मिलिट्री है वो एडवांस प्लानिंग करती है। अगर हमारे कुछ प्लेन्स जो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो फेज आउट होने वाले हैं, तो उसका पहले से एक आंकड़ा सामने आ जाएगा एक साइंटिफिक तरीके से कि इस समय हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये पुराना इक्विपमेंट बाहर चला जाएगा, और एक एडवांस प्लानिंग मिलिट्री की तरफ से आएगी। लेकिन अगर आप सिविल की तरफ देखें, गैप परसेप्शन में इतना जबरदस्त है, और सिविल में मैं ज्यादा पॉलिटिकल साइड में कहूंगा और कम ब्यूरोक्रेटिक साइड में कहूंगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अल्टीमेटली विल टेक डिसीजन व्हाट देयर मास्टर्स से। अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स की तरफ देखें, कोई 1200 किलोमीटर हमारे चेन्नई से है, कोई 800 किलोमीटर है, तो सिविल लीडरशिप में क्योंकि वो उसमें मिलिट्री के कंपोनेंट्स नहीं है सिविलियन लीडरशिप में, और मेरे ख्याल से हमारा देश एक ऐसा है जहां नहीं मिक्स्ड है ये चीज, उसमें सवाल बार बार उठ रहा था कि ये जो आइलैंड्स हमारे पास हैं इनकी सुरक्षा हम कैसे करें, क्योंकि ये इतने दूर हैं, इतने बिखरे हुए हैं, और इनकी हम एक एक आइलैंड की सुरक्षा कैसे करें। लेकिन मिलिट्री माइंड ये कह रहा है बार बार कि आपके पास जो आइलैंड्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म है आपके पास, जिससे आप अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी में अपने मिलिट्री पावर की प्रोजेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो परसेप्शन का फर्क है, इसमें ये जो खामियां 20 साल की चल रही हैं या प्रोक्योरमेंट बोर्ड बनाने के बाद भी चल रही हैं, उसमें एक पॉलिटिकल लीडरशिप का जो रोल है वो बहुत कमजोर दिख रहा है। नहीं, आप उस बात को आपने पलट दिया। मैं जो बात कह रहा था कि थ्रेट परसेप्शन, नहीं, थ्रेट परसेप्शन उस समय लिया गया होगा पर जो एडवांस जेट ट्रेनर है वो एक बेसिक ट्रेनिंग का मुद्दा है। आपके पास उस समय कम एयरक्राफ्ट होंगे, आज आपके पास ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, तो एयरक्राफ्ट आपके बढ़ते गए, सुखोई भी आ गया 4th जनरेशन प्लस आपके पास। लेकिन जो उसका बेसिक, इट इज लाइक कि आप कुर्ते पजामे से सूट में जा रहे हैं और फिर आपको बोला गया आपके पास ब्लैक सूट होना चाहिए क्योंकि व्हाइट हाउस में डिनर है, तो ब्लैक सूट में ही जाते हैं। अब आप ब्लैक सूट रेंट पर लेने चले गए, तो मेरा कहने का मतलब आप बीच के स्टेप्स मिस कर रहे हैं। यू आर नॉट थिंकिंग अहेड एज अ नेशन। चलिए उस मुद्दे पे आते हैं। आप बात कर रहे हैं सुपरसोनिक, पर आपने जो मुद्दा उठाया उस पर अगर मौका दें जी जी जी, हम जिक्र कर सकते हैं। नहीं आप बताएं, अभी इस मुद्दे को भी खत्म कर लेते हैं। जी तो देखिए, आपने जो बताया कड़ी क्या है सोचने की, थ्रेट परसेप्शन के बाद बैलेंस्ड फोर्स कॉम्पोजिशन, उस बैलेंस फोर्स को बैलेंस तरीके चलाने के लिए से और चीजें क्या चाहिए, इस तरह से एक से दूसरी बात चलती है। और फौजों के हर हिस्से में, हर अंग में ये बात हमेशा चलती रहती है
मैं तो ये भी कहूंगा कि ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जैसा कि भरत जी ने बताया, वो सिर्फ ऐसे ही सोचते रहते हैं और लॉन्ग टर्म रिक्रूटमेंट प्लान्स होते हैं, लॉन्ग टर्म स्टडीज होती हैं, लेकिन ये सब सिर्फ रूमानी दुनिया की चीज नहीं है, यथार्थ है उसमें। जी, प्रवीण साहनी हमारे साथ लाइन पे हैं। प्रवीण साहनी ने अपनी मैगजीन भी शुरू की है और प्रवीण साहनी जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रवीण, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी। प्रवीण जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना? हाँ त्यागी जी, आ रही है आवाज आपकी। चलिए, हम लोग एयर जेट ट्रेनर के बारे में आप मुझे फर्स्ट इंस्टेंस में ये बताइए, व्हाट इज द फीलिंग इन योर Hello? माइंड व्हेन इंडिया इज परचेजिंग AJT ऑफ 8,000 करोड़ नहीं रुपीस? त्यागी जी, आपका सवाल समझ में नहीं आया, एक बार फिर से दोहराइए। मैं कह रहा हूं, आपके मन में जब ये खबर आपने पढ़ी कि भारत ने 8,000 करोड़ रुपए के AJT खरीद लिए, तो आपके मन में क्या प्रतिक्रिया हुई? देखिए, ये जो एक बहुत अच्छी चीज हो गई है इंडियन एयरफोर्स के लिए, और ये वो चीज है जो कि कई सालों से ये मसला जो था ये अटका हुआ था। पर इतनी बात कहने के बाद कई अहम सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि देखिए, ये 66 जो हमें ट्रेनर मिलेंगे, जो बेसिकली 2 भाग में आने वाले हैं, तो इसमें वक्त लगेगा। तो इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ क्लॉजेज इंसर्ट करे, जिससे कि किस तरीके से हम इंटरिम पीरियड में, इसमें 2 साल 3 साल लग सकते हैं जब तक कि हमारे पास 66 एडवांस जेट ट्रेनर नहीं आते, तो किस तरीके से हमारे जो लड़के हैं वो ट्रेनिंग कर पाएंगे, क्या हमें लोन पे कुछ एयरक्राफ्ट मिल सकते हैं। दूसरा, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये बेसिकली MOD के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए है, हमें सही क्लॉजेज बायबैक की, स्पेयर्स बनाने की, ये हम अक्सर पहले जो जितने भी डील्स होती हैं उसमें हमने नहीं की है, तो हमें कुछ ये भी उसके प्रोविजन भी रखने चाहिए। तीसरी बात ये है जो कि एयर हेडक्वार्टर्स को देखनी पड़ेगी कि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एडवांस जेट ट्रेनर की, वो काफी ज्यादा है, वो तकरीबन 150 के ऊपर है। तो किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को भी हल कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ये कुछ मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। पर जो मेरी पहली रिएक्शन है, ये बहुत ही अच्छा हुआ है जो हमने हॉक खरीद लिया है। ये बड़ा टेस्टेड एयरक्राफ्ट है, कोई इसमें दिक्कत लगती नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हॉक के सारे पुर्जे जो हैं वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के हैं। तो ये जो दिक्कतें हमें आती रहती हैं कि साहब वो अमेरिका जो है वो अपना उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, तो वो सब नहीं होंगी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, AJT हमारे पास आ रहा है, लेकिन आपको जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है इस देश में कि AJT खरीदने के अलावा कोई विकल्प इस देश के पास बचा नहीं था, क्या ये बात सत्य है? आर यू गेटिंग मी? त्यागी जी, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूं, particularly in this country, it is said and it is printed in the media that there was no alternate beyond AJT Hawk purchased by Britain, and there were no companies available in the market of that such magnitude. देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पूरी दुनिया की डिफेंस मार्केट देख लीजिए, एक बात बिल्कुल साफ आ जाती है कि हॉक जो है वो बड़ा टेस्टेड एयरक्राफ्ट है। अब देखिए, ऑफर्स आई हैं, कई जगह से आई हैं, हम सबको मालूम है, चेक ऑफर आई है, पर कुछ ये वो है ट्रेनर्स जो या तो अभी प्रोटोटाइप स्टेज में है या अभी कुछ वक्त लगेगा। जब आपके पास एक अच्छा टाइम टेस्टेड एयरक्राफ्ट है एंड फाइनली जो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, मेरे हिसाब से अभी ये मीन मेक निकालने का कोई मतलब नहीं है। एक अच्छी मशीन इंडियन एयरफोर्स को मिल गई है। जी, ये आपने बहुत बढ़िया कहा, लेकिन 19 साल लगे। प्रवीण जी, आप तो फौज में रहे हैं, इसका मतलब ये है 19 साल ये बताता है, जो भी इंडियन मिलिट्री का इतिहास देखेगा, कि हम लोग कितने सुस्त हैं। हेलो जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ी? हाँ त्यागी जी, क्या आपका सवाल नहीं समझ में आया? मैं कह रहा था 19 साल निर्णय लेना क्या ये नहीं दिखाता कि हम लोग निर्णय लेने में कितने सुस्त हैं? सो त्यागी जी, ये बात तो बहुत, ये कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा इसको रिकॉल करें तो जब 1994 में हमारे एयर चीफ होते थे, एयर चीफ मार्शल कॉल, और अचानक ये डिसीजन लिया गया कि हम सुकोई 30 लेंगे जी। ये वो हवाई जहाज था जो सिर्फ 2 महीने पहले एयरफोर्स ने ना कर दी थी जी। और उस समय की सबसे अहम रिक्वायरमेंट थी कि साहब एडवांस जेट ट्रेनर होना चाहिए। जी जी। पर हमने अचानक एक पलटा लिया और सुकोई 30 ले लिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें हमने गलत डिसीजन लिया कि नहीं लिया,
ये हमारे अंदर है कि हम एडहॉक डिसीजन लेते रहे हैं और ये चलता ही रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका, आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को जानकारी दी। हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की और ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो हम लोग इतने सुस्त क्यों हैं निर्णय लेने में, और सुस्ती का कारण क्या राजनीतिक है या सेना के लोग सुस्त हैं। तीसरा, सुस्ती का कारण क्या धन की व्यवस्था ना होना है। चौथा, जो विदेशी दबाव है क्या वो भी सुस्ती का कारण है। छोटे से ब्रेक के बाद घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भारत सरकार ने कल एयरजेट ट्रेनर की डील की है। 8,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने खर्चा करने का मन बनाया है इस देश की सुरक्षा में को और मजबूत करने के लिए। हम लोग यहीं पर ये बात कर रहे हैं एयरजेट ट्रेनर की डील के साथ ही कि इस देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में इतनी सुस्ती, इसके कारण क्या है, और ख़ास तौर से एजेटी की जो डील हुई है उस पर एक दूसरी तरह का नज़रिया, जो कि सवाल पूरे मीडिया में और पूरी दुनिया में उठ रहे हैं, उसको लेकर के बातचीत है में शामिल हैं। मैं आपका दोबारा परिचय करा दूं, भरत वर्मा जी हैं और प्रशांत दीक्षित जी हैं। प्रशांत जी, आप हम लोग सुस्ती की बात कर रहे थे। सुस्ती का एक कॉन्सेप्ट जो 19 साल जो लगे हैं, मेरे को एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, वो जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक बार एक राजा था, उसके अपने पिता से मतभेद थे। पिता राजा था, पुत्र में झगड़ा था, तो मंत्री को पटाया बेटे ने और कहा कि पिता को फांसी दे देनी है। वजीर थोड़ा समझदार था, तो वजीर ने अपने उसके पिता को जेल में डाला, मारा नहीं। जब राजा बन गए तो 5-7 साल बाद पिता की याद आई, बोले वजीर तुमने बहुत गलती की, मेरे कहते ही हमारे पिता जहाँपना को फांसी की सजा दे दी, ये तो बदतमीजी की तुमने, तुमको सोचना चाहिए था। बोले जहाँपना मुझे मालूम था यही होना था, आपके पिता अभी जिंदा हैं। तो कई बार देरी में फायदा भी नजर आता है, खास तौर से एक तो 19 साल में जो मैं एनालाइज कर रहा हूं कि एक तो बढ़िया चीज खरीदने का मौका मिलता है, प्रेशर्स और फॉलोअप्स जो हैं वो थक जाते हैं, उनके घुटने टिक जाते हैं 19 साल में। और तीसरा, पॉलिटिकल रिजीम्स जो होता है वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि 19 साल में कोई पॉलिटिकल रिजीम सस्टेन नहीं करता सो लॉन्ग। और तीसरा, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का खतरा होता है वो हट जाता है। जो नुकसान है वो आप मुझे बताएं, मतलब आई हैव परसीव्ड द सिचुएशन दैट वे, वेदर यू एग्री विद मी और नॉट, आई डू नॉट नो। नहीं अनिल जी, अगर आपका दृष्टिकोण रखें जी तो एक चाइनीज कहावत है कि 100 साल भी एक देश के लिए छोटे होते हैं। जी उस दिशा से देखा जाए तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर 100 साल छोटे होते हैं तो 20 साल तो एक बड़ा तुच्छ हिस्सा है। जी लेकिन हम सब जानते हैं कि एक चीज का ठीक वक्त पे करने का एक उद्देश्य होता है। मुझे पता नहीं हमारी मुश्किलें या तकलीफें क्या रही, साधारण से तो ऐसा ही लगता है कि शायद इतना पैसा खर्च करने में हम कतरा रहे थे, और शायद विदेशी प्रेशर भी होगा। रशिया और पुराना सोवियत रूस भी हमारे साथ एक रिश्ता रखता है, उनके पास भी इस तरह के जहाज हैं, लेकिन शायद पूरे नहीं उस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को मीट करते हो। मेरा ये गेसिंग गेम है। लेकिन इस बात से हम हट नहीं सकते कि हम उस बात को ठोक बजा के तोलते रहे 19-20 साल। अगर लड़के की शादी 21 साल में होनी है तो 21 साल में होनी है, उसकी शादी आप 40 साल में जाके नहीं कर सकते। दिशा बदल जाती, नहीं कर दृष्टिकोण सकते बदल हैं पर नहीं, वैसे तो आप 100 साल में भी किसी की शादी कर सकते हैं। जी ये सोचने की चीज। जी भरत, आप मुझे बताएं देरी के कारण हम एनालाइज कर रहे हैं। देखिए, देरी के कारण में मैं जो बात प्रशांत जी ने नहीं कही, देरी के कारण में एक तो आप अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों को परख सकते हो। दूसरा, देरी में आप फाइनेंशियल बार्गेनिंग कर सकते हो, जैसे कि इस डील में हुआ है। हॉल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक डील लिमिटेड को आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए उनको मनाया ही, पहले नहीं मान रहे थे। और देरी के कारण आपका जो थ्रेट परसेप्शन है वो टोटल बदल गया है। और देरी में ये भी हुआ कि हमने 100 पायलट भी खो दिए हैं। तो अगर 8,000 करोड़ रुपए के मुकाबले आपने ह्यूमन रिसोर्स लॉस किया है, तो उसकी बैलेंस शीट भी तो देखनी पड़ेगी, आपको नहीं देखनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले किसी भी देश को अपनी थ्रेट परसेप्शन देखनी चाहिए। भारत दुनिया का सबसे चुनौतियों से घिरा हुआ देश है सन 47 से, जब से इंडिपेंडेंस।
इंडिपेंडेंस होते होते लड़ाई हो गई 47-48 की। जब भी आप इस तरह की डिले करेंगे 20 साल की, तो आपकी क्षमता, सैनिक क्षमता नीचे जाती जाएगी। सैनिक क्षमता को बनाने के लिए टाइम लगता है, बिगाड़ने के लिए कोई टाइम नहीं लगता। अगर सैनिक क्षमता नीचे आएगी तो उसको जब आप री इंडक्ट करना शुरू करेंगे, उसमें आपका काफी टाइम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सैनिक क्षमता ऐसी कोई चीज नहीं है जो ओवरनाइट। इसमें मैं आपको इराक का उदाहरण देता हूं। आज अमेरिकन को लग रहा है कि उनके ट्रूप्स कम है इराक में, और वो अब नॉन कॉम्बैटेंट्स जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, नॉन कॉम्बैटेंट्स में कौन होते हैं यूनिफॉर्म में मिलिट्री में? कुक्स, लॉन्ड्रीमैन, डॉक्टर्स, वॉशरमैन। तो वो बोलते हैं कि ये सब चीजें हम सिविल को दे देते हैं मेंटेन करने के लिए, और इनको हम कॉम्बैटेंट बना देते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म पहनते हैं, आर्मी एक्ट के अंडर है, जो भी उनका अमेरिकन एक्ट होगा। और लेकिन उनको ट्रेनिंग कर, उन लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, कॉम्बैट सोल्जर बनाने के लिए 1 साल की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ये जो क्षमता होती है सैनिक शक्ति की, ये एक साथ राइज नहीं हो सकती। इसको एंटिसिपेट करना पड़ता है कि 2000 साल में जो पॉलिटिकल सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे ये चुनौतियां आएंगी, और मेरे को जो पॉलिटिकल मास्टर्स ने टास्क दिए हुए हैं, उस टास्क के आगे मुझे सोचना है, जिससे आई एम प्रिपेयर्ड। अब आप 20 साल लेट ले रहे हैं, तो जो बैलेंस शीट आपकी खराब हुई ह्यूमन रिसोर्सेज की, एयरक्राफ्ट, human resource is the biggest loss it's a in very any big, area. it's very expensive loss. Yes, And plus you would have got this at 1/3 the cost, yes. right? तो डिसाइसिवनेस, अगर 2000 करोड़ रुपए आप 100 पायलट्स पे लगा लो, 5 करोड़ मेंटेन करने फाइटर पायलट को, उसको लिखा पढ़ा के बड़ा करने में जो खर्चा होता है 5 करोड़ जी, और एक वो आप एक कल्चर इंड्यूस करते हैं उस आदमी में। ये आम जनता और आपके दर्शकों के साथ मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो फाइटर पायलट है, जो कि ट्राइसोनिक या कल का हाइपरसोनिक जहाज उड़ाएगा, उसका जो कैरेक्टर और पर्सनालिटी एक खास तरीके से डेवलप होती है, मोल्ड होती है। वो स्पेशलिस्ट होता है उस एरिया का, वो हाई फ्लाइंग मशीन्स में जाता है। अगर आपका वक्त हो तो मैं एक छोटा सा आपको विवरण देना चाहूंगा जी। जब हम एडवांस जेट ट्रेनर की बात कर रहे हैं, तो एक बात मैं बताऊं, ये इस जहाज को गलत संज्ञा दी गई है। ये जो जहाज है वो सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि हवा जो पायलट सबसोनिक में फ्लाई कर रहे हैं और वहां से ट्राइसोनिक में जाने वाले हैं, उनको हाई स्पीड और एक्सट्रीम हाई स्पीड्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सट्रीम रेट्स ऑफ क्लाइंब एंड एक्सट्रीम रेट्स ऑफ टर्न के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ये उसकी बॉडी पर असर होता है। उसके अलावा जो कॉकपिट लेयर होता है, उसमें मॉडर्न हेड अप डिस्प्लेज, वेपन डिलीवरी सिस्टम्स, नेविगेशन अटैक सिस्टम्स, नेविगेशन सिस्टम्स और हजार ऐसी चीज होती हैं जो कि पायलट एक कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह मॉनिटर करता रहता है और रिएक्ट करता है। इन सब के लिए उसको बॉडी एंड माइंड के लिए प्रिपेयर करना होता है। और एयरफोर्स में हमेशा कहा जाता है कि पायलट हमेशा हवाई जहाज के साथ रहे, पीछे नहीं रहे, हवाई जहाज आगे ना चला जाए। यही मुख्य भूमिका इस जहाज की है। विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में इसको लीड इन एयरक्राफ्ट कहते हैं। हमने शायद कई सालों पहले, 20 सालों पहले, इसको एडवांस जेट ट्रेनर का नाम दिया, मेरे हिसाब से, क्योंकि उस वक्त इससे अच्छा कोई नाम समझाने के लायक था नहीं। लेकिन ये समझने की, और ये चीजें कई जगह आएंगी आपके सामने। अगर आप एक हाई स्पीड कार चलाने के लिए स्पेशल कार चलाओगे, उस आदमी को स्पेशली ट्रेन करना पड़ेगा, जैसा भरत जी ने बताया। कल का जो सोल्जर होगा, जो कि अपने कंधों में रैपिड फायरिंग वेपन्स लेके जाएगा, कम्युनिकेशन गियर लेके जाएगा, उसका रोल अलग होगा, उसकी पर्सनालिटी अलग होगी। ये समझने की चीज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भरत जी। हम लोग चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर, पर ब्रेक पर जाने से पहले हम बताएं कि इस डील की मुख्य बातें क्या हैं। आफ्टर 20 long years and hundreds of crashes, the government has finally approved an advanced jet trainer to enable the Indian Air Force to help train pilots to fly combat jet fighters. The Cabinet Committee on Security, chaired by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, on Wednesday cleared the procurement of 66 Hawk AJTs from British Aerospace at a total cost of rupees 8,000 crore.
The decision fulfills the long-standing needs of the Indian Air Force, Defense Secretary Ajay Prasad. India will be purchasing 66 Hawk AGTs from British Aerospace, Ajay Prasad. Of these, 20 aircraft would be acquired in a flyaway condition, while the remaining 42 would be manufactured under the transfer of technology licensed by the Hindustan Aeronautic Limited (HAL). The entire deal would cost rupees 8,000 crore. Each aircraft would also doubles up as a light combat jet, has a price tag of rupees 85 crore. Mr. Prasad. British Aerospace will train 25 IAF pilots in the UK every year till the AJTs are actually acquired by India. The HPT-32 and Kirans have a takeoff and landing speed of 142 and 200 km per hour, but the MI MiG-21s, which constitute 50% of the IAF combat fleet, have a takeoff and landing speed of 340 km per hour. An AJT with a speed of around 250 km per hour during the takeoff and landing phases would be ideal for transitional training. The AJTs, if required, can also be used for combat operations. India, which has the world's fourth largest air force, began scoring the global arms bazaar for advanced jet trainers in 1983 with an initial aim of picking up 66 units at a base price of $1.63 billion for the total package. The two companies were shortlisted in 1999 for the deal. The French Dassault with what it calls the French Assault, Dassault, with its fixed wing Alpha jet, and the British Aerospace with its Hawk. Following the stoppage of manufacture of the Alpha jet, the choice had been reduced to the Hawk alone. Recently, there were reports that the British Aerospace had bribed officials in several countries to secure sales contracts. Besides, these also were doubts regarding the Royal Air Force opting for the Hawk. The Indian Defence Ministry, following these reports, had sought further clarification from the British government. The first AJT is expected to arrive in India at least 3 years from the date of signing of the contract, while putting the whole fleet in place will take double that time. An intergovernment agreement with the UK government will be signed to provide for lifetime period support for the AJTs. The Hawk is a reliable trainer being used by 17 countries. Mr. प्रसाद, हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की और ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या सिर्फ ब्रिटिश एरोस्पेस से ही एजेटी खरीदने का विकल्प वास्तव में बचा था या और भी दावेदार थे, और दावेदार थे तो भारतीय वायुसेना की परीक्षण नतीजों पर खरे क्यों नहीं उतरे। एक छोटे से ब्रेक के बाद घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। एडवांस जेट ट्रेनर की डील हुई है, 8,000 करोड़ रुपया खर्च करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। उसी के मद्देनजर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या वास्तव में निर्णय सही है, और निर्णय सही है तो हम भारत की सुरक्षा और कैसे मजबूत कर सकते हैं। बातचीत में शामिल है प्रशांत दीक्षित जी, भरत वर्मा जी। हम लोग भारत एक बात जानना चाहते हैं खास तौर से, ब्रिटिश एरोस्पेस से हमने खरीदा 8,000 करोड़ रुपए का। इजराइल के लोग भी थे, अभी जैसे इसमें मैंने पढ़ के बताया कि बिल्डर जो है फ्रांस के लोग भी थे, वो कंपनी बंद हो गई, रशिया के लोग भी थे, तमाम तरह वो सब आउट हो गए। Israel was not there. Israel was अर्लियर पीपल वर देयर, वो सब आउट हो गए। तो अल्टीमेटली जब आप सॉर्ट आउट करते हो, एलिमिनेशन प्रोसेस के तहत एलिमिनेट करते हो, तो क्या चीज़ दिमाग में रहती है? सिर्फ हथियार खरीदना दिमाग में रहता है, या देश दिमाग में रहता है, या डिप्लोमेटिक रिलेशन दिमाग में रहते हैं, या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दिमाग में रहती है? मैं फिर दोबारा उसी बात पे आ रहा हूँ, लेकिन दूसरे तरीके से, क्योंकि मैं सिर्फ डील पर से पर बात कर रहा हूँ इस समय कि ब्रिटिश एयरोस्पेस से ही हमने ये क्यों खरीदा एजीटी। देखिए, कोई भी हथियार जब लेते हैं या वेपन प्लेटफॉर्म लेते हैं, उसमें सबसे पहला अवेलेबिलिटी ये होता है कि आपके पॉलिटिकल राजनीतिक रिश्ते किसके साथ हैं जो आपको वो वेपन सिस्टम देगा या वेपन प्लेटफॉर्म देगा। एक मिनट भरत, एक धर है हमारे साथ लाइन पे, एसोसिएट एडिटर पीटीआई। धर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धर साहब,
आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप मुझे बताएं कि साउथ ब्लॉक के नजरिए से और एक डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट होने के नाते आप एजेटी की डील को किस तरह देखते हैं? मैं ये कहूंगा कि ये देर आए तो दुरुस्त आए, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स को इसकी काफी जरूरत थी। हम्म। नहीं, लेकिन जो जिस तरह की गहमा गहमी और पिछले 19 सालों से हम लोग लगे रहे और बहुत लोग दावेदार थे, क्या हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं उस बात चर्चा में सबसे बड़ा सवाल ये उभर करके आ रहा है कि भारत और ब्रिटेन के रिश्तों ने भी इस डील में एक योगदान दिया है या नहीं? जरूर दिया है, क्योंकि काफी इसमें 20 साल से ये अटका हुआ था। लेकिन एक कहना है कि जो बाकी भी डील्स थी, मतलब जो ऑफर्स थी, जी। जैसे कि वो चेक की L-159B और रशियन मिग 80 वगैरह, जी। और उनके जो ऑफर थे वो कोई 800 करोड़ कम थे। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आज के दिन में हॉक जैसा जहाज इससे बेहतरीन ट्रेनर जहाज नहीं है वर्ल्ड में। जी, लेकिन आप एक बात बताएं, धर साहब, शेरोन साहब यहाँ आ रहे हैं और आज अखबारों में छपा भी है कि वो पूरा अपना मिलिट्री ताना बाना लेकर के आ रहे हैं। उससे एकदम पहले इस तरह की डील करना, क्या लग रहा था कि शेरोन साहब को मना करने की स्थिति में नहीं थे, या हम कुछ जो उनसे खरीदना चाह रहे हैं वो ये कहने की स्थिति में आ जाए कि हॉक को छोड़ करके आप बाकी चीजें बताइए क्या कर सकते हैं? क्या इस तरह का कुछ हमने किया? नहीं, इसमें जो आप कह रहे हैं जी कि ये जो डील है ये पहले हो जाना चाहिए था जी। लेकिन अब प्राइस नेगोशिएशन और इतना ज्यादा हो गया था। और ये है कि जैसे एक ही चीज जो है, जो जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क उठ सकता है, उसमें ये है कि भारत सरकार बार बार सिंगल वेंडर डील कर रही है। क्योंकि जब ये अल्फा जेट असेंबली लाइन खत्म हो गई थी तो ये सिंगल वेंडर था ब्रिटिश एरोस्पेस के साथ। जी, और ऐसा ही है कि T-90 टैंक में भी भारत सरकार ने दूसरे टैंक नहीं देखे। तो वही चर्चा हो रही है कि एडमिरल ग्रोशकोव एयरक्राफ्ट कैरियर लेने में कि सिंगल वेंडर जा रहे हैं। तो बार बार CVC है और जो CAG है, उन्होंने ये बार बार सरकार को बोला है कि वार्निंग दी है कि आप ऐसा मत करिए, कि आप सिंगल वेंडर सिचुएशन में मत जाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर साहब आपका, आपने हमको जानकारी दी। वही भरत, हम लोग उसी बात पे आते हैं लौट करके। मैं पहली बात यह है कि जब आप कोई भी वेपन सिस्टम लेने जाते हैं उसकी सेंसिटिविटी क्या है। फॉर एग्जांपल फैल्कन, 3-4 साल के बाद अब अप्रूवल आई है फैल्कन की, क्योंकि उसमें अमेरिका का इजराइल के साथ जॉइंट वेंचर है, और एरो 2 की मिसाइल सिस्टम की अभी तक नहीं आई है, और मेरे ख्याल से आ जाएगी 1-2 महीने में, क्योंकि इंडो यूएस रिलेशनशिप्स बढ़ रही हैं। लेकिन हर एक देश अपना इंटरेस्ट देखता है, और जो आपको देने वाला देश है उसमें एक लिमिटेशन हो जाती है। तो अगर किसी वजह से ब्रिटिश एरोस्पेस अमेरिकन दबाव में, या वो आपके साथ आपके रिश्ते संयम नहीं है उनके साथ, वो आपको हॉक नहीं देता, तो आप जो आपका सॉलिड सप्लायर है रशियन, जिसने आपको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, उसका मिग 80 आप लेने की कोशिश करते, क्योंकि आपका चॉइस नहीं रहती। लेकिन मिग 80 अभी प्रोटोटाइप में, वेयर इज AJT हॉक इज टेस्टेड, और कई एयरफोर्सेस में वो चल रहा है। 77 नहीं 77 नहीं, 19 हम लोग 19 में क्लाइंट है, 17 देश में चल रहा है, 17 देश में तो इसमें काफी पॉलिटिकल फैक्टर्स रहते हैं। दूसरा यह है कि दूसरे देश को पता है कि आपको ये चीज चाहिए, क्योंकि वहां पर भी जैसे हम एनालाइज कर रहे हैं थ्रेट परसेप्शन, वहां सेल वेंडर्स एनालाइज कर रहे हैं कि आपकी थ्रेट परसेप्शन में आपको क्या क्या सामान चाहिए उसको मीट करने के लिए, तो वो उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं, बिकॉज ये चीजें लिमिटेड लोगों के पास अवेलेबल हैं। तो जब इन पैरामीटर्स को आप देखते हो हो सकता है आपको, और मैं CVC साहब से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, हो सकता है आपको सिंगल वेंडर के पास जाना पड़े कई उसमें मुद्दों में, क्योंकि यू हैव नो चॉइस। लेकिन आपके थ्रेट परसेप्शंस ऐसे हैं, या आप जो प्रोजेक्शन ऑफ पावर चाहते हैं वो ऐसे हैं कि आपको उस चीज की उस समय जरूरत है, तो उसमें प्राइस नेगोशिएट हो सकती है, लेकिन you may not get the best price because the other man knows that you need this and you have no place to go. ये बहुत बड़े वेपन सिस्टम्स में मुद्दे हैं।
दूसरा मुद्दा यह है कि आज जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है उसमें इंडिया एक बहुत यूनिक पोजीशन में प्लेस हो गया है, जिसमें लोगों को पता है कि एक तो हमारे पास पैसे हैं, दूसरी हमारी चुनौतियां ये हैं कि हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस को हमें आगे ले जाना है हर हालत में। तो उन्हें पता है कि यहां पर खपत है उनके आर्मामेंट्स की। आर्मामेंट $multi-billion बिजनेस है और इट इज एज बिग अ बिजनेस एज आई थिंक रिलीजन। ठीक है, इट्स अ बिग कॉमर्स, रिलीजन एंड आर्मामेंट्स, दीज आर द टू बिगेस्ट थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो उसमें लोगों को यह पता है कि आपको यह खपत है। दूसरी तरफ आपकी स्थिति ऐसी है क्योंकि आप एक बाजार बन गए हैं उनके लिए जहां वो खपत कर सकते हैं, तो आप उस चीज का पॉलिटिकल एडवांटेज ले सकते हैं। आप ब्रिटेन के पास जा सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं अमेरिकन कंपोनेंट्स एजीटी से निकाल लीजिए क्योंकि मुझे सैंक्शंस पसंद नहीं है। आप फ्रांस के पास जा सकते हैं, आप साउथ अफ्रीका के पास जा सकते हैं। रशियंस आपके साथ हरदम रहे हैं और फ्रांस आज आपकी हर तरह से मदद कर रहा है। इजराइल आपकी मदद करने को तैयार है, लेकिन जहां अमेरिका मदद नहीं करने को तैयार है, मदद उसको- मतलब वो आपको मदद नहीं की है। सामान पैसे लेके अगर कोई आदमी सामान खरीद रहा है तो उसमें मदद करो। नहीं, पर पैसे फैल्कन के लिए देना तैयार थे 3 साल पहले, जी पर फैल्कन वो नहीं दे रहा था जी क्योंकि वो सोचता था कि आपकी क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और पाकिस्तान को उसने सामने आपके साथ लगा रखा है फंड करके, तो आप वो क्षमता ऐसी कर जाएंगे कि पाकिस्तान की अहमियत कम हो जाएगी, तो वो आपको रोक नहीं पाएगा सेंट्रल एशिया में। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो क्रॉस करंट्स होते हैं। उसके तहत अगर आप डिसाइसिव एक्शन लेके, और क्योंकि आपका इतना बड़ा बाजार है उसमें आपको पता है कि अगर ये नहीं देगा आज की तारीख में तो वो देगा। भरत जी जरा प्रशांत जी की बात सुनते फिर आपका दूसरा भी सुनेंगे। प्रशांत जी आप बताएं। मैं इसी आर्गुमेंट को फॉलो अप करके एक बताना चाहता हूँ। देखिए, ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज पे वेस्टर्न नेशंस पे काफी प्रेशर रहा है हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में। एलसीए जो पिछड़ गया उसका मुख्य कारण यही था, क्योंकि कुछ पुर्जे, कुछ नई टेक्नोलॉजीज जो विदेश से आने वाली थी वो नहीं लाने दी गई और एलसीए चला गया 2012 में। भरत जी जो बात कह रहे हैं, फैल्कन के इंडक्शन पे जो रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे वो बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी है। और भरत जी की बात में समझ है कि ये बैलेंस ऑफ पावर थ्योरीज लगाई जाती हैं, ये लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में आता है और एक उसको एक जरिए से देखा जाता है, बट ये पॉलिटिकल चीजें हैं एसेंशियली। लेकिन इसमें सबसे समझने की जो ये चीज है कि हर चीज का बार्टर हो सकता है। अगर 8,000 करोड़ के हवाई जहाज ब्रिटेन से खरीदे जा रहे हैं आज, तो उनकी इकोनॉमी को एक मेजर बूस्ट मिलेगा उससे, ये समझने की जरूरत है। और उसके एवज में उनसे चीजें ली जा सकती हैं। ये जरूरी नहीं कि काइंड में चीजें ली जाएं, सहूलियतें मांगी जा सकती हैं, रिश्तों में रद्दो बदल मांगी जा सकती है, तौर तरीकों में रद्दो बदल मांगी जा सकती है, और भारतवर्ष बार्गेन कर सकता है। ये चतुराई का तरीका है और इस चतुराई को कि भारतवर्ष में लोगों में समझ की कमी नहीं है। मैं ये सिर्फ अखबारों में ये अभी तक नहीं आया कि किस तरह की चतुराई अपनाई जा रही है, और अगर मैं थोड़े नहीं, उस बात को कह भी नहीं सकते जिस तरह की चतुराई का इस्तेमाल किया गया है, और जिस तरह की चतुराई के लिए, क्योंकि देश में कुछ मामले सुरक्षा के ऐसे हैं जिनको आप बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जी। हम लोगों ने वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर कई साल पहले खरीदा था। नहीं, हमने एयरबस भी खरीदी थी, सब पूरी दुनिया में मालूम है हमने एयरबस जो है खरीदी। वो एक प्रोवन जहाज निकला है मैं- और वेस्टलैंड के में इतने लांछन लगे थे, थोड़े जहाज खरीदे गए थे। वो इसी तरह का एक दो देशों के बीच का बार्टर और रिश्ता था जी। और मैं ये कहूंगा कि इन आम जनता, मेरी तरह के लोग शायद इन बातों को की जानकारी नहीं पा पाते, लेकिन ये चतुराई हो सकती है, इससे हम अनभिज्ञ नहीं है। जी, चलिए हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की ओर। ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे। अंततः एजेटी क्या वास्तव में हमारी सुरक्षा और हमारे बुलंद हौसलों में इजाफा वास्तव में करेगा या नहीं? छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं एडवांस एयर जेट ट्रेनर के बारे में। अत्याधुनिक एयर जेट ट्रेनर जो कि प्रशिक्षक वहाँ विमान है हमारा,
और ख़रीदा है भारत ने 8,000 करोड़ रुपए में। उसकी हाइलाइट्स बता दें एक नज़र से कि वास्तव में डील में क्या हुआ है। इंडिया डिसाइड्स टू बाय द ब्रिटिश एरोस्पेस हॉक एडवांस जेट ट्रेनर्स, AJTs to be acquired 66, 24 to be delivered ready-made and 40 to be produced by HAL under license. The total cost is rupees 8,000 crore, including training, license fees, etc. Cost per unit 85 crore. Countries using Hawk AJTs 17. Delivery to start in 35 months. And all 66 aircraft to be inducted in 6 years. ये तो टोटलिटी में हमने डील बताई, लेकिन हम लोग प्रशांत जी ब्रेक पर जाने से पहले विवादों को छोड़ भी दें। हम लोग एक दो चुनौतियां इसके सामने, एक तो 36 महीने में ये मिलेगा, 35 महीने तो वो कह रहे हैं, तो 36वें महीने में आएगा, यानी कि 3 साल बाद मिलेगा। तो इन 3 साल में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या विकल्प है, क्या हमारी तैयारी है, ये किसी को नहीं मालूम है। और क्या कोई मिड, जैसे कि प्रवीण सानी ने कहा कि 3 साल के छोटे वक्फे के लिए या तो हम लीज पे लें उनसे, या लोन पे लें, या कुछ इंटरिम अरेंजमेंट उन्होंने किया। नहीं, ऐसा है कि इस तरह की शंकाएं हमेशा हमारे सामने आती रहेंगी। जब हम पिछले 20 साल से शंका से जीते रहे, तो 3 साल का जो वक्त है छोटा वक्त है। और जरूर अगर हम कह रहे हैं कि 3 साल में जहाज दीजिए, तो कभी कभी मुझको ऐसा लगता है कि अगर हम कहें कि सारे जहाज कल दे दो, तो उसके लिए दूसरे तरह के पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वो और दूसरे देशों से शायद हमें जहाज निकाल के लाने पड़े। शायद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ये संभव नहीं है। जरूर भारत सरकार ने हाथ पैर चलाए होंगे कि जल्दी से जल्दी आ जाए। नहीं, हमारे पास तो फंड का प्रोविजन तो इस बार है जी, और हम लेकिन तो पिछली बार वित्त आप, मंत्री ने कहा। आप जो एक मुद्दा उठा रहे थे कि क्या ये संभव था कि दूसरे देशों में जहां ये जहाज उड़ रहे हैं वहां से मांग के मंगवा लिए जाएं, जी जी जी, और ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए, और उस दरमियान में दूसरे देशों के अपने ही हवाई जहाज आने का इंतजार किया जाए, यही तो आप कह रहे थे जी। तो ये जरूर बात ठोक बजा के देखी गई होगी। और 3 साल का वक्त मेरे ख्याल से तो गुजर जाएगा। ये सारा मुद्दा फिर उसी बेसिक मुद्दे पे पहुंच जाता है कि जब हम इतनी दिन इंतजार कर सके, तो हड़बड़ी में गलत स्टेप या ऐसा कोई स्टेप जो भारत के लिए ठीक है। once you conceive, you desperately wait for the immediate delivery. So you know कि अगर आप 20 साल के बाद डिसीजन ले रहे हैं, तो 20 साल आप खो चुके हैं। 3 साल उसके लिए चाहिए, 3 साल ढूंढने के लिए चाहिए, उसका ट्रायल करने के लिए चाहिए। तो 4-5 साल कोई भी वेपन सिस्टम, बड़े वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म्स को लेने में लगते हैं। तो अगर आपने 20 साल खोए हैं, तो आप 15 साल का आपको नुकसान है जी। नहीं, तो, चलिए छोड़ तो अगर आप 15 साल नहीं खोते, तो ये 1/3 प्राइस में आ गया होता। अच्छा, चलिए हम लोग AJT आने के बाद ये प्रिज्यूम करके चलें कि AJT आ गया 3 साल बाद। हाउ पावरफुल वी आर देन? See, it is not a question of power. It's a question of your training systems now being geared कि आपके पास जो एयरक्राफ्ट हैं, उन एयरक्राफ्ट की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, बिकॉज योर पायलट विल बी बेटर ट्रेन्ड। ठीक है, यू ऑलरेडी हैव दैट फोर्स लेवल इन मिक्स विच यू आर एक्सटेंडिंग। मिक्स भी फेज आउट होने चाहिए थे, वो नहीं हुए हैं, तो उनकी लाइफ स्पैन एक्सटेंड किया जा रहा है। तो वो क्षमता ऑलरेडी एग्जिस्ट। You don't have that caliber in your fighter pilot because you are not training him enough on the correct method. नहीं, तो AJT आप ये कहना चाह रहे हैं AJT जब आ जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग एक कंफर्ट लेवल पे होंगे। हाँ, तो 5-5.5 साल में इसका आपको फर्क सामने आने लगेगा जी। और आपने अगर आप इस तरह से देखें कि भारतवर्ष Su-30 जहाज 150 के आसपास, 160 के आसपास जहाज लाए जा रहे हैं। वो योर 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, टॉप ऑफ द लाइन फाइटर, काफी उसमें खूबियां हैं। आप मिराज 2000 उड़ा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी टॉप ऑफ द लाइन नियरली 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। जैगुआर भी जो उड़ रहा है, जिसको भी उड़ते हुए 21 साल हो गए, अभी भी फ्रंट लाइन फोर्थ लाइन एयरक्राफ्ट है। आपकी जो मिग फ्लीट है वो तकलीफ देती रही है, और उसका मुख्य कारण जो निकलता रहा है कि साहब हमारे जो पायलट्स हैं मिग फ्लीट में अडेप्ट नहीं कर पाए हैं। मिग फ्लीट की फेजिंग आउट की बात भरत साहब ने ऑलरेडी कही। मेरे दृष्टिकोण से तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें दूसरे जहाज बीच में लाने चाहिए, वो मेरे हिसाब से ज्यादा रिक्वायरमेंट है जी। क्योंकि जो
जो हॉक ट्रेनर आपके पास आएगा वो एक गैप को फिल कर देगा आपके पायलट्स को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन आपका जो पंच फोर्स है उसमें कमी रहेगी और उस बात को हम भूल नहीं सकते। ये कहना कि एडवांस जेट ट्रेनर आने से आपका एयर पावर का पंच पूरा हो गया, ये दृष्टिकोण ठीक नहीं है। वो कमी रहेगी क्योंकि मिग 21 की जो परफॉर्मेंस है वो उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई है और हम पर उस पर धीरे धीरे विश्वास कम होता रहा। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए, और भरत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। एक ही कहावत कही जा सकती है, देर आयत दुरुस्त आयत, देर से आए लेकिन सही रास्ते पर आए। और ये रक्षा का मामला जो है बड़ा पेचीदा है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। हॉक आएगा, उड़ेगा, हमारे लड़ाकू विमान प्रशिक्षक उसका प्रशिक्षण लेंगे और उसके बाद विश्लेषण होगा, उस पर टिप्पणियाँ होंगी और एक रिपोर्ट बनेगी, हमेशा सेना में बनती है, और उसके बाद ये कहा जाएगा कि जो हमने निर्णय लिया वो कितना सही था, कितना गलत। ये सब भविष्य के गर्भ में है। हम फिर चर्चा करेंगे नए मेहमानों के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।